हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2023 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 34 के बारे में, जहां पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 5 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर्स। यानी कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की कौन सी योजना शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार सीखने को अधिक व्यक्तिकृत और अनुकूलित बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। इनमें से फ्रेंड्स वो स्कीम है ऑप्शन ए नीट, जहां पर फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको नीट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नीट स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि ये एक राष्ट्रीय शैक्षिक अलायंस है, गठबंधन है, किसके लिए? टेक्नोलॉजी के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंसमेंट की किसकी? नए नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट नीट की, यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी का, और किसके लिए? बेटर लर्निंग आउटकम्स के लिए, यानी कि बेहतर सीखने के परिणामों के लिए। किस में? हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में। इसके बाद फ्रेंड्स नीट जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कीम है, और अगले पॉइंट में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था नवंबर 2019 में। देन इसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन शॉर्ट AICTE, ये क्या होगी? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, किसके लिए? नीट प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट नीट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, किनके बीच में? गवर्नमेंट के बीच में और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज के बीच में, इंडिया में। इसके बाद फ्रेंड्स नीट का एम क्या है? जो कॉन्सेप्ट है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इन शॉर्ट मूक प्लेटफॉर्म का, उसको जो है आगे लेकर जाना है। तो ये किसका एम है? नीट स्कीम का। देन इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज अ टाइप ऑफ रिएक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल्स मॉडिफाई एन एस्पेक्ट ऑफ देयर बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू देयर अवेयरनेस ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड। यानी कि डैश एक प्रकार की प्रतिक्रियाशीलता जिसमें व्यक्ति अवलोकन किए जाने की जागरूकता के जवाब में अपने व्यवहार के एक पहलू को संशोधित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है इनमें से ऑप्शन डी, द हॉथरॉन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्कोपस? तो इनमें से स्कोपस है ऑप्शन बी, डेटाबेस कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट्स एंड सिटेशंस ऑफ एकेडमिक जर्नल्स, यानी कि डेटाबेस जिसमें शैक्षणिक पत्रिकाओं के सार और उद्धरण होते हैं, तो वो है स्कोपस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, नॉइज इन कमर्शियल एरिया ड्यूरिंग नाइट टाइम 10 PM to 6 AM must not exceed dash। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, नॉइज जो है कमर्शियल एरिया में रात के समय, और टाइमिंग्स क्या है? 10 PM to 6 AM। तो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? इनमें से ऑप्शन डी 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स डेसिबल क्या है? यूनिट है जिसमें जो है मेजर किया जाता है नॉइज़ को। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स हम एरिया जोन के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर दिन के समय में और रात के समय में कितना डेसिबल्स होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास एरिया है नंबर 1 पर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पर दिन के समय 75 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉइज़, और रात के समय 70 डेसिबल। देन इसके बाद सेकंड पर है हमारे पास कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया में दिन के समय जो है 65 डेसिबल और रात के समय 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉइज़। थर्ड पर है रेजिडेंशियल एरिया, और रेजिडेंशियल एरिया में डे टाइम में 55 डेसिबल और नाइट टाइम में 45 डेसिबल से ज़्यादा नॉइज़ नहीं होना चाहिए। और लास्ट में हमारे पास नंबर 4 पर है साइलेंस जोन, जहाँ पर फ्रेंड्स साइलेंस जोन से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछा जा चुका है। और यहाँ पर साइलेंस जोन में कौन कौन से एरिया इंक्लूड हैं? हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स एटसेट्रा, ये जो हैं साइलेंस जोन एरियाज हैं। यहाँ पर जो है दिन के समय 50 डेसिबल और रात के समय जो है 40 डेसिबल से ज़्यादा नॉइस नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 4 एरिया या फिर जोन। देन इसके बाद फ्रेंड्स
आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा नंबर 1 पॉइंट क्या है कि जो डे टाइमिंग्स हैं वो क्या है 6 AM to 10 PM और नाइट की टाइमिंग क्या है सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग 10 PM to 6 AM। इसके बाद फ्रेंड्स आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम ओल्डर टू न्यूअर ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट समिट एंड प्रोटोकॉल्स, यानी कि निम्नलिखित समझौते, शिखर सम्मेलन और प्रोटोकॉल के पुराने से नए अनुक्रम का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। नंबर 1 है फ्रेंड्स पेरिस एग्रीमेंट, सेकंड पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, थर्ड पर है क्योटो प्रोटोकॉल और फोर्थ पर है रियो समिट। कोड फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड 1। सबसे पहले तो सेकंड पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इन 4 ऑप्शंस में से ये प्रोटोकॉल सबसे पुराना है। देन इसके बाद नंबर 4 पर रियो समिट, नेक्स्ट है नंबर 3 क्योटो प्रोटोकॉल और लास्ट में आया नंबर 1 पेरिस एग्रीमेंट। देन इसके बाद फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको डिज़ाइन किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को, और इसके बाद धीरे धीरे जो है कम करना है प्रोडक्शन को, जो सब्सटेंसेस हैं, यानी कि किसके प्रोडक्शन को, जो पदार्थ हैं, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ओजोन डिप्लेशन के लिए, यानी कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। देन इसके बाद इस पर सहमति हुई थी, किस पर सहमति हुई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को, और ये कब से प्रभाव में आया 1 जनवरी 1989 से। नेक्स्ट हमारे पास है रियो समिट। रियो समिट जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन शॉर्ट UNCED, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट और पोर्टुगीज में इको 92 इसके नाम से भी जानते हैं, और ये एक मेजर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस है जो कहाँ पर हुई थी, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। कब से कब तक, 3 जून से 14 जून के बीच 1992 में। इसके बाद फ्रेंड्स अर्थ समिट का रिजल्ट क्या रहा, तो नंबर 1 रिजल्ट इसका था रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट देखने को मिला, नंबर 2 एजेंडा 21, थर्ड पर है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स इसके अलावा जो है यानी कि मोर ओवर इंपॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स को ओपन किया गया था सिग्नेचर के लिए, यानी कि ये जो महत्वपूर्ण कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते हैं रियो कन्वेंशन में खोले गए थे हस्ताक्षर के लिए, और वो कौन कौन से थे। नंबर 1 है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और सेकंड पर है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इन शॉर्ट UNFCCC। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शंस में था, यानी कि नेक्स्ट सीक्वेंस में आया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका एम क्या है, रिड्यूस करना है, कम करना है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को, उत्सर्जन को, और जो प्रेजेंस है ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में उसको रिड्यूस करना है, कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को, और ये कब से प्रभाव में आया, कब से फोर्स में आया, 16 फरवरी 2005 से। नेक्स्ट यानी कि लास्ट हमारे पास है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जिसको जो है फ्रेंच में एकॉर्ड दे पेरिस और पेरिस एकॉर्ड्स और पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है क्लाइमेट चेंज पर, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर। इसको अपनाया गया था 2015 में। देन इसके बाद ये पेरिस एग्रीमेंट ओपन हुआ सिग्नेचर के लिए 22 अप्रैल 2016 को, अर्थ डे वाले दिन। यानी कि फ्रेंड्स हम हर साल अर्थ डे पृथ्वी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 22 अप्रैल को। और कहाँ पर ये ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए, पेरिस एग्रीमेंट सेरेमनी हुई थी न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट पॉइंट में ये जो एग्रीमेंट है पेरिस एग्रीमेंट कब से प्रभाव में आया, 4 नवंबर 2016 से। अगला पॉइंट है एज ऑफ फरवरी 2023, यानी कि फरवरी 2023 तक अगर हम बात करें तो 195 मेंबर्स हैं किसके, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के, इन शॉर्ट UNFCCC के, वो पार्टीज हैं इस एग्रीमेंट के लिए। किस एग्रीमेंट के लिए, पेरिस एग्रीमेंट के लिए। और आज की इस वीडियो से रिलेटेड हमारा लास्ट पॉइंट है 4 जुलाई 2022 को सुप्रीम फेडरल कोर्ट ऑफ ब्राज़ील ने रिकग्नाइज किया पेरिस एग्रीमेंट को, किस रूप में, ह्यूमन राइट्स ट्रीटी के रूप में, यानी कि मानवाधिकार संधि के रूप में मान्यता दी। किसने, सुप्रीम फेडरल कोर्ट ऑफ ब्राज़ील ने। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 5 MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।